हाय फ्रेंड्स। रसिया के सैनिक यूक्रेन के सरहद पर जाकर अड़े हुए हैं। न वो आगे जा रहे हैं आक्रमण करने, न वो वापस आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हुआ है, सुरक्षा की समस्या हुई है। उनका कहना ये भी है कि ये सिक्योरिटी का प्रॉब्लम अमेरिका और नेटो ने किया है। ये नेटो क्या है? नेटो का अर्थ हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जब कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और सोवियत रसिया में, तो दोनों एक दूसरे के विरुद्ध सैनिक संगठन ये लोगों ने बनाया था। जो अमेरिका के नेतृत्व में जो सैनिक संगठन बना उसका नाम है नेटो। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इसमें से जितने सदस्य हैं, हालांकि आजकल 30 हैं, तब कम थे, जितने भी सदस्य हैं उसमें से किसी एक पर भी अगर आक्रमण हुआ तो उसका अर्थ होगा कि ये सबों पर आक्रमण हुआ और सबों को मिल कर लड़ना है सोवियत रसिया के खिलाफ। ये 1949 में बना था। इसके रिएक्शन में सोवियत रसिया भी क्यों चुप रहता? उन्होंने भी ऐसा ही अलायंस बनाया, सैनिक संगठन बनाया, उसका नाम रखा वॉर्सो पैक्ट। यही उद्देश्य था। तो यही मतलब हुआ नेटो का। उनका कहना है कि नेटो और अमेरिका ने हमारे लिए सुरक्षा की समस्या पैदा की है। वो अगर यूक्रेन को भी शामिल कर लेंगे, यूक्रेन भी अगर चला गया नेटो में, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि यूक्रेन सीमा पर है, रसिया के सीमा पर है। 2300 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं। वहाँ पर नेटो के ट्रूप्स आ जाएंगे, औजार आ जाएंगे, बैलिस्टिक मिसाइल आ जाएंगे, और वे यूक्रेन को एक लॉन्च पैड के रूप में, नेटो के मिसाइल के लिए लॉन्च पैड के रूप में यूज करेंगे और हमारे लिए भारी खतरा पैदा हो जाएगी। तो हमें आश्वासन चाहिए नेटो से, अमेरिका से, कि वे कभी भी भविष्य में यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करेंगे। तो उसका कहना है इसीलिए हम आए हुए हैं। दूसरी बात, उनको राइटिंग में चाहिए आश्वासन। ये राइटिंग में क्यों? इसलिए कि रसिया के अनुसार उनके साथ धोखा हुआ है। ये धोखा 1991 में हुआ है। उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। तब 1991 में सोवियत रसिया कोलैप्स कर गया था। पूरी दुनिया के इतिहास में पहली घटना थी। इतना बड़ा समृद्ध देश अपने आप डिसाइड करे कि हमको सुपर पावर बन के नहीं रहना है। हमको पूरे 1/3 दुनिया का जो कम्युनिस्टों का नेता था, लीडर था, कि हमको नहीं रहना है कम्युनिस्टों का नेता बन के। और ये 15 देशों को मिला करके जो एक सोवियत रूस बना था, वहाँ के राजा जार ने ऐसा किया था, कहा कि 15 देशों को भी हम आज़ादी दे देंगे, हम साथ नहीं रखेंगे। ये सब उन्होंने स्वयं किया। किसी युद्ध में हारे हुए नहीं थे ये लोग, ये कायर नहीं थे। ये खुद ही इन्होंने डिसाइड किया और वो बिखर गए। एक बूंद खून भी नहीं बहा, एक गोली नहीं चली, और इतना बड़ा बिखराव हो गया। अमेरिका को खुश होना ही था, इतना बड़ा दुश्मन चला गया। अमेरिका ने आश्वासन भी दिया उस समय, जवानी आश्वासन, कि आप जो 15 टुकड़े में हो रहे हैं उसमें हम कभी भी दखल नहीं देंगे, इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। हम यहाँ इनमें से किसी को भी नेटो का सदस्य नहीं बनाएंगे। हम कभी भी यहाँ औजार नहीं भेजेंगे, सेना नहीं भेजेंगे। ये आश्वासन मात्र साल 2 साल तक तो रहा, फिर वो पलट गए। और धीरे धीरे अभी तक करीब करीब 8 ऐसे देशों को, जो कि पहले सोवियत रूस के साथ था, उनको नेटो में मिला लिया। वहाँ सेना भेज दी, औजार भेज दिया, बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल वहाँ लगा दिया। अब चारों तरफ रसिया इन सर्किल हो रहा है, घेरा जा रहा है चारों तरफ से। तो अब रसिया कहना है कि ये लक्ष्मण रेखा हुआ यूक्रेन, ये रेड लाइन्स हुआ, इससे हम आगे इनको नहीं बढ़ने देंगे, चाहे जो हो जाए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोच्च है। इतना ही नहीं, और भी परेशानी पैदा किया। यूक्रेन में प्रो रशियन प्रेसिडेंट था, उसको टॉपल कर दिया। रसिया की सीमा पर जो लोग रहते थे वो भी प्रो रशियन थे, वो माइनॉरिटी में थे।
उनको हरासमेंट शुरू कर दिया, ह्यूमन राइट्स की परेशानी बढ़ गई और रसिया को समर्थन देना पड़ा उनके, तो वो उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दिया। ये इनको सेपरेटिस्ट कहा गया, लेकिन रसिया ने उसको बैक किया, समर्थन किया। और इतना ही नहीं, एक क्राइमिया नाम का छोटा सा एक पेनिनसुला है जो यूक्रेन का ही भूभाग था, उसकी सीमा रसिया से भी मिलती थी और यूक्रेन से तो मिलती ही थी। वहाँ जो प्रो रशियन थे उनकी परेशानी बढ़ने लगी। उन्होंने खुद ये रेफरेंडम किया, जनमत संग्रह किया और डिसाइड किया कि हम रसिया के साथ मिलेंगे। 1954 के पहले ख्रुश्चेव ने दिया था यूक्रेन को, पहले रसिया का ही भूभाग था। तो जब डिसाइड किया खुद वहाँ के लोगों ने रेफरेंडम पर रसिया का आ जाइए, तो रसिया ने उसको एनेक्स किया है, एनेक्सेशन किया है, इन्वेजन नहीं किया है, इसको याद रखनी चाहिए। उसके बाद फिर बेलारूस, यूक्रेन और रसिया तीनों एक ही कल्चर के देश हैं। ये ईस्टर्न के स्लैब्स देश हैं तीनों। बेलारूस में फिर यही परेशानी नेटो करने लगा, फिर कजाकिस्तान में अभी भी किया हुआ है, ये फिर जॉर्जिया में ही किया, और हर जगह बाध्य होकर के नहीं चाहते हुए अपनी सुरक्षा के लिए रसिया को सेना भेजनी पड़ी। ये सारी कहानी है। इसलिए उनका कहना है कि इनकी बात पर भरोसा नहीं है, हमें राइटिंग चाहिए, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि वाई यूक्रेन मैटर्स टू रसिया सो मच, इतना महत्वपूर्ण क्यों है उसके लिए? इसके दो कारण हैं, एक तो हिस्टोरिकल, दूसरा है जियोपॉलिटिकल। हिस्टोरिकल का मतलब ये हुआ, जब रसिया नहीं था, जब यूक्रेन भी नहीं था, तो एक देश था जिसका नाम था रूस, ROUS, रूस। उसकी राजधानी कीव में थी, वही कीव जिसकी राजधानी अभी यूक्रेन की राजधानी है। और उसकी जो डायनेस्टी थी, वो डायनेस्टी के लोगों ने 9th सेंचुरी में शुरुआत की थी, और उसके जो शुरुआत करने वाले थे व्लादिमीर रूडरिक, वही गॉडफादर हैं दोनों के, रसिया के भी यूक्रेन के भी। तो और उन्होंने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी स्वीकार किया था, स्लेविज्म को स्वीकार किया था। वही स्लेविज्म और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी रसिया की भी पहचान है और यूक्रेन की भी पहचान है। वही गॉडफादर भी एक ही है, वही कल्चर है, सब कुछ वही है, सिर्फ देश अलग हो गए हैं। तो रसिया कहना है कि 2 नेशंस एंड 1 आइडेंटिटी, इसीलिए उसको कहते हैं लिटिल रसिया, उनका कहना है। तो ये रसिया कहना है, ये जिगर का टुकड़ा है हमारा, और सारे देश हमसे बिखर गए सोवियत रूस से टूट के, तो हमको चिंता नहीं हुई, लेकिन यूक्रेन का चला जाना बड़ा ही पेनफुल हुआ, बड़ा दुखदायी हुआ, ये उनका कहना है। हम नहीं छोड़ेंगे अपनी सुरक्षा इसके चलते। अब रही जियोपॉलिटिकल का मतलब ये हुआ कि ये रसिया जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, टेरिटरी में, एरिया में, भूभाग में, 1,70,00,000 लोग यहाँ पर हैं, इतना बड़ा और कोई नहीं है दुनिया में। और दूसरा यूक्रेन, ये यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है, इसकी जनसंख्या भी 6 लाख लोग हैं, 6 लाख करोड़ वहाँ पर लोग हैं, और वो यूरोप का सबसे बड़ा मुल्क है रसिया के बाद। लेकिन यहाँ जो जनसंख्या है यूक्रेन में, वो करीब करीब 4 करोड़ है, उसमें से 78% यूक्रेनियन है और 18% रसियन है। इसकी सीमा पूरब में, ईस्ट में रसिया से मिलती है, जैसा कहा हमने 2300 किलोमीटर लंबी, और पश्चिम में नेटो से मिलती है। 4 नेटो के देश इसकी सीमा पर हैं। वहाँ पर रोमानिया भी है, जहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल बिछा के रखा है नेटो ने। ये ब्लैक सी जो है, ब्लैक सी बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है, वहाँ बड़े बड़े पोर्ट हैं इसके। तो इस तरह से ये जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट है उसके लिए। वो नहीं चाहते हैं वहाँ पर रसिया की फौज पहुँच जाए और उसके लिए खतरा पैदा कर दे। तो रसिया ने साफ कर दी है बात यूक्रेन से कि देखिए साहब, अगर हमको आप नहीं चाहते हैं तो मत चाहिए, लेकिन हमारे दुश्मन को आप चाहिएगा, नेटो से मिलिएगा, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे लिए सुरक्षा बहुत बड़ी समस्या पैदा करेंगे आप, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये वही बात हुई ना कि तुम अगर मुझको ना चाहो
तो कोई बात नहीं, तुम अगर औरों को चाहोगे तो फिर मुश्किल होगी। अभी तो दोनों की सेना आमने सामने खड़ी है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहिए इसको, इकोनॉमिक वॉरफेयर कहिए, पॉलिटिकल वॉरफेयर कहिए, कोल्ड वॉर की तरह है ये, एक्चुअल वॉर नहीं है। तो क्या ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ये एक्चुअल वॉरफेयर में भी कन्वर्ट हो सकता है? ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर रसिया की बात नहीं मानी गई तो लगता है कि जंग जो है, युद्ध जो है, अवश्यम भावी है, होके रहेगा। और रसिया आमतौर पर युद्ध के मैदान में पहले नहीं आता, और आता तो पीछे भी नहीं हटता। उसकी पूरी संस्कृति, उसका नेशनल कैरेक्टर युद्ध का ही है। यह आपको जानना हो तो उसके लिए किताब है, मिखाइल सोलोखोव, उसके लेखक हैं। किताब का नाम है द क्वाइट फ्लोज द डॉन। उसमें उसकी संस्कृति आपको मिलेगी कि किस तरह से युद्ध को वो प्यार करते हैं, जैसे महाभारत है भारत के लिए। तो यही कहानी है। आप जानते हैं जब जार का वहाँ पर साम्राज्य था, वो विस्तारवादी थे, वो युद्ध में बड़ा मजा लेते थे। बाल्टिक के बहुत सारे देश, यूरोप के बहुत सारे देश, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे देश, सब पर विस्तार किया, सबको एक देश बना दिया। 1917 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ। कम्युनिज्म का जन्म होता है जर्मनी में और पहला कम्युनिस्ट देश बनता है रसिया। रिवॉल्यूशन हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर जो थे उसको अमेरिका परास्त नहीं कर सका, जबकि फ्रांस भी साथ था, इंग्लैंड भी साथ था। उसको अकेला सोवियत रूस ने परास्त किया, उसको मजबूर कर दिया सुसाइड करने के लिए। वो देश है वो। जब कोल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो अपनों को भी नहीं छोड़ता है रसिया। हंगरी जो कम्युनिस्ट देश था, चेकोस्लोवाकिया जो कम्युनिस्ट देश था, 1956 में, 1968 में वहाँ भी आक्रमण कर दिया उसने। और 1979 में वो पहुँच गया अफगानिस्तान। कहता है कि अगर नहीं हम पहुँचते तो अमेरिका उसको अपने हाथ में ले लिया होता। अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आया। मुजाहिदीन की जो बात है वो बकवास है। कोई मुजाहिदीन ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। तालिबान का तो जन्म भी नहीं हुआ था। तो इस तरह से युद्ध की जो संस्कृति है, इसे देख के लगता है वो पीछे नहीं हटेगा। और जहाँ तक अगर युद्ध हो ही गया, उसका प्रभाव क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा? पहला तो इम्प्लीकेशन ये होगा कि चाइना और रसिया करीब आ जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और इंडिया के लिए परेशानी होगी। वो दोनों क्लोज क्यों होंगे? क्योंकि दोनों की एक ही परेशानी है कि वेस्टर्न कंट्री रसिया को यूक्रेन पर दबाव दे रहे हैं, और चाइना पर भी ये ताइवान के लिए दबाव डाल रहे हैं। दोनों एक ही नाव पर बैठे हुए हैं, और दोनों की नाव एक ही तूफान में फंसा हुआ है। दोनों एक हो जाएंगे और इंडिया के लिए परेशानी होगी। वो इसलिए कि चाइना के प्रेशर में हो सकता है कि जो औजार दे रहा हो रसिया वो बंद कर दे, पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है वो बंद कर दे। दूसरी एक और बात हो सकती है कि वेस्टर्न कंट्री अमेरिका और यूरोप चाहेगा कि चाइना के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, ताकि रसिया को आइसोलेट करके रखे। अगर ऐसा हुआ तब भी भारत की परेशानी। ये जो इंडो पैसिफिक जोन है, ये जो क्वाड है, ये जो अफगानिस्तान है, ये सब कमज़ोर पड़ेगा। साउथ चाइना सी में चाइना मजबूत होगा, और इंडिया की सीमा पर लद्दाख में जो 70,000 फौज लेके बैठा हुआ है आज 1.5 साल से चाइना, उस पर भी आंख बंद कर लेगा अमेरिका। भारत के लिए परेशानी। एक और परेशानी कि यूक्रेन के साथ जो व्यापार हो रहा है इंडिया का, वो खटाई में पड़ेगा। 10,000 इंडिया के लोग वहाँ हैं, उसकी परेशानी अलग है। ये सारी बातें हो सकती हैं। ये हाइपोथेसिस है, लेकिन सच भी हो जाए। कोल्ड वॉर हो सकता है क्या, फिर से रिवाइव कर जाएगा क्या? इस पर 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक का कहना है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कहना है कि न पहले वाला रसिया रहा सोवियत रूस, और न पहले वाला अमेरिका रहा, दोनों कमज़ोर पड़ा है। और दूसरी बात कि वार्सो पैक्ट भी अब ख़त्म हो गया है। और तीसरी बात कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो था, पूरी दुनिया को 2 भाग में बांट के रखा था, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, तो कम्युनिज्म तो है ही नहीं। पूरी दुनिया एक ही है, ग्लोबलाइज्ड है।
और फिर बैलेंस ऑफ पावर का भी की परेशानी नहीं है कि पावर जब इम्बैलेंस होता है तो लड़ाई होती है, वो नहीं है। क्योंकि अगर अकेला रसिया है तो हो सकता है चाइना उसके साथ हो जाए लड़ने में, हो सकता है ईरान भी साथ दे दे। तो एक तरफ तो अमेरिका और यूरोप और दूसरी तरफ रसिया, चाइना और ईरान, बैलेंस है। बैलेंस ऑफ पावर में लड़ाई नहीं होती है। दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहता है नहीं, पॉसिबिलिटी है कि फिर से लड़ाई हो जाए। वो कैसे? उसका कहना है कि दोनों तरफ की सेनाएं तो बिछी हुई हैं यूरोप में भी, और हो सकता है रसिया अपनी सेना वेनेजुएला में भेज दे, क्यूबा में भेज दे, जो बहुत करीब है अमेरिका से। सोवियत रसिया ने भेजा भी था क्यूबा में 1962 में, और एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होते होते बचा था। क्यूबन मिसाइल की परेशानी हो गई थी। तो इस तरह से सेनाएं जब तैयार हैं और बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल भी तैयार है तो युद्ध होने में कितना देर लगेगा। दूसरी बात कहता है रसिया को कमज़ोर मत समझिए, अंडररेट मत कीजिए। अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है टेरिटरी में, भूभाग में। अभी भी न्यूक्लियर आर्म्स सबसे अधिक रसिया के पास भी है, अमेरिका से भी ज़्यादा है। ये दुनिया का दूसरा देश है सबसे बड़ा जो गैस पैदा करता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो तेल पैदा करता है, ऑयल। और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है जिसकी डिफेंस बजट सबसे अधिक है। ऐसी परिस्थिति में वार हो जाए कौन बड़ी बात है। ये सब तो हो सकता है, हो जाए, ना भी हो जाए। एक और बात होगी कि यूक्रेन बलि का बकरा क्यों बन रहा है। लड़ाई हो रही है रसिया और नेटो अमेरिका में, और लड़ाई का मैदान कौन बन रहा है तो यूक्रेन। ये बड़ा अभिशाप है यूक्रेन के लिए। और दूसरी बात यह है कि पुतिन पर इल्ज़ाम लग रहा है कि क्या वो नेटो को तोड़ना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। वो इसलिए शक होता है कि बार बार पुतिन नेटो के अलग अलग देशों से, यूरोप के अलग अलग देशों से बात करते हैं, या तो जा करके या फिर फ़ोन पर बात करते हैं। कभी फ्रांस से, कभी जर्मनी से, कल बात हुई है उनकी इंग्लैंड से। और अमेरिका को वो कमज़ोर करना चाहते हैं, साइबर अटैक कर रहे हैं। वहाँ के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 2016 में हस्तक्षेप कर लिया। ये सारी बातों को देखते हुए लगता है कि कहना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नतीजा सामने आया है। एक सीज फायर का एक ड्रामा हुआ, एक नाटक हो गया। वो पेरिस में हुआ, अमेरिका नहीं था उसमें, अमेरिका रसिया का नहीं था, रसिया और ये फ्रांस और जर्मनी थी। ऐसा सीज फायर कैसे होगा जहां अमेरिका खुद इन्वॉल्व ना हो। ये सारी बातें हैं जो लगता है कि युद्ध के आसार हो रहे हैं। यहाँ कुछ सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे पहला ये है कि नेटो बना था ताकि उसको लड़ना था, युद्ध करना था सोवियत रसा से। अब सोवियत रसा तो नहीं रहा, टूट गया, वार्सो पैक्ट भी खत्म हो गया। तो नेटो क्यों है, उसका क्या जस्टिफिकेशन है, इसको भी समाप्त कर देनी चाहिए। लेकिन नहीं किया गया जानबूझ करके। क्या इसलिए कि जो बचा हुआ है रसिया, एक बड़ा टुकड़ा है सोवियत यूनियन का, उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, उसकी सुरक्षा भी समाप्त कर दी जाए। दूसरी बात है, ये यूरोपियन सिक्योरिटी की बात करते हैं। ये कैसी यूरोपियन सिक्योरिटी होगी जिसमें कि यूरोप का सबसे बड़ा देश रसिया इनसिक्योर रहे और सुरक्षित रहे। और तीसरी बात यह है कि रसिया आज नेटो से सुरक्षा चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है। लेकिन जो और मुल्क हैं जो पहले सोवियत यूनियन के हिस्से थे, उसको ये असुरक्षित कर रहा है। एक तरफ उसको नेटो से सुरक्षा चाहिए और दूसरी तरफ और जो छोटे छोटे देश हैं जो पहले सोवियत रूस का भाग था, हिस्सा था, वो रसिया से लड़ा हुआ है। और एक चौथा क्वेश्चन एक और है कि सोवियत यूनियन को नेटो से सुरक्षा चाहिए थी, तो क्या रसिया को सुरक्षा नहीं चाहिए? उसको भी तो खड़ा रहना है ना। और फिर अगला सवाल ये है कि ये रसिया जो यूक्रेन में है,
यूक्रेन की सीमा पर है, अगर उसने इन्वेजन किया यूक्रेन का, यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया, तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका कहना है कि हम सैंक्शन करेंगे, व्यापार पर प्रतिबंध लगाएंगे, इंडिविजुअल प्रतिबंध लगाएंगे। तो क्या वो मिलिट्री एक्शन अगर करेगा रसिया तो सैंक्शन करेगा? इसका अर्थ क्या? इसका ये अर्थ हुआ कोई मिलिट्री एक्शन को काउंटर मिलिट्री एक्शन से नहीं करके सैंक्शन से करेगा? ऐसा क्यों? ये बेतुका ये बात लगती है। और सैंक्शन भी अगर करेगा तो सैंक्शन करना इतना आसान है क्या? क्योंकि जर्मनी कहता है कि हमको 40-50% ऑयल मिल रहा है रसिया से। अगर कहीं युद्ध हुआ और सैंक्शन हुआ, ये जो पाइप से आ रहा है वहाँ से ऑयल, गैस, वो भी बंद हो जाएगा, हम परेशानी पड़ जाएंगे। तो कह रहा है ये जर्मनी कि रसिया से युद्ध मत कीजिए, रसिया से दोस्ती कीजिए और चाइना को आइसोलेट कीजिए। ये अलग अलग बातें हो रही हैं। तो सैंक्शन जो लगाएंगे रसिया पर मिलिट्री एक्शन के खिलाफ, वो भी संभव नहीं है। और अंत में कंक्लूजन में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो रसिया है, पुतिन जो है प्रेसिडेंट, ही हैज़ गॉन टू ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो सरहद पर तो चला गया, वापस लौटना भी इतना आसान नहीं है खाली हाथ। अगर वो वापस लौटा तो उसका जो लीडरशिप है बहुत स्ट्रांग कहलाता है, वो कमज़ोर पड़ेगा। दूसरी बात, लोग भी रिवोल्ट कर सकते हैं रसिया में। वो कहेंगे कि रसियन लोगों को, जो प्रो रसियन था, उनकी सुरक्षा के लिए वो गए थे और वो खाली हाथ लौट रहे हैं। ऐसा हो चुका है चेचनिया में, कहने का तो था टेररिज्म, लेकिन वो रसियन लोगों के लिए ही परेशानी हुई थी, वहाँ रिवोल्ट हुआ था। और फिर एक और बात है कि वहाँ ट्रॉट्स्की एक बड़ा नाम है, लेनिन के विरुद्ध वो खड़ा थे। उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि रसिया का जो वॉर कल्चर है, कैरेक्टर है, उसका कहना है कि यू मे नॉट नीड रसिया बट रसिया नीड्स यू। आप अगर आप लड़ाई के मैदान में हैं, आप रसिया से ना भी लड़ना चाहें, कि रसिया आपसे लड़ना जरूर चाहेगा। जो भी हो, सारी बातों की जब व्याख्या करते हैं हम, तो लगता है कि दूध का धोया हुआ दोनों में से कोई नहीं है, न अमेरिका है न रसिया है। और दोनों को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, आत्मनिरीक्षण करनी चाहिए पूरी दुनिया की शांति के लिए। सोवियत रसिया ने तो अपना त्याग कर दिया ताकि दुनिया की शांति हो, सुरक्षा हो। क्या रसिया भी करेगा? क्या अमेरिका को कोई सीख मिलेगी? हम चाहेंगे कि दोनों को सद्बुद्धि हो और दुनिया में शांति हो। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू।